बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम डायमेंशंस को पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की। हमारे पास फिजिक्स की बुक है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इसका लास्ट टॉपिक है डायमेंशंस। आज डायमेंशंस को सीखते हैं और ये जो डायमेंशंस है बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। हमें हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी आती हो, सिर्फ हमने करना ही है कि इस पूरे टॉपिक में ज्यादा डिटेल के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और अगर हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म हो, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, डायरेक्ट क्वांटिटी दी जाए और बोला जाए कि आप उसकी डायमेंशन फाइंड करके दें, तो हमें फाइंड करके ला के देनी आती हो। हम ऐसे बोलते हैं कि देखें, डायमेंशंस को हम वैसे अगर एक्सप्लेन करें तो मैथ की कॉन्सेप्ट्स में जब भी हम डायमेंशंस को एक्सप्लेन करते थे, हम बोलते हैं कि जो डायमेंशंस होती है वो हमारे पास एक्सेस होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं। हम जैसे बोलते हैं टू डायमेंशन, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास थ्री डायमेंशनली उसकी शेप है, तो उसकी एक्सिस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं बोर्ड इन टू डायमेंशन है, तो इसका देखें एक डायमेंशन हमारे पास ये एक्स एक्सिस आ गई, दूसरी डायमेंशन इसकी वाई एक्सिस आ गई। इसी तरह कोई शेप हमारे पास थ्री डायमेंशन में है तो उसका आपके पास जेड एक्सिस भी आ जाता है। तो मैथ में हम डायमेंशंस का ये कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम डायमेंशंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ दो डेफिनेशंस को गौर से देखना है, इसी के ऊपर सारे डायमेंशंस को हम समझेंगे। ये जो मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं ना अभी बोर्ड के ऊपर, ये देखें, सिर्फ यहाँ से लेके इधर तक इन बातों को आपने माइंड में रखना है और सारा खेल हमने इन्हीं दो डेफिनेशंस के साथ खेलना है। आपने सिर्फ एम एन टी को समझना है। हम ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, मैं आपको ये बात बोल देता हूँ कि डायमेंशंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम एल और टी को डायमेंशन बोलेंगे हम। पहले तो सिंपल में अगर आपको इस तरह से बताऊं कि आप जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालोगे, देखोगे हमेशा उसका आंसर में हमारे पास एम एल टी के अलावा कोई चौथा अल्फाबेट शामिल नहीं होगा। आंसर में या तो m के साथ आपको डायमेंशन मिलेगी जो लेटर अल्फाबेट यूज होगा, या तो उसमें एल आर होगा या फिर टी आर होगा। एम एल टी के अलावा डायमेंशंस नहीं होगी। मैंने अभी लिखा ना, डायमेंशन सिर्फ जस्ट एम एल टी होती है और कुछ भी नहीं, सिर्फ एम एल टी। समझ गए? दूसरे नंबर पे ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज, ये जो बेस क्वांटिटीज होती है ना हमारे पास, ये याद रखना, ये बेस क्वांटिटीज मैंने लिखी है यहाँ पे। ये m जो चीज है ना हमारे पास, ये है मैस, और ये हमारे पास लेंथ, ये हमारे पास क्या चीज है? l लेंथ है, और ये जो t है ना, ये हमारे पास टाइम है। तो मैस, लेंथ और टाइम ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज है कि नहीं है? 7 बेस क्वांटिटीज है ना हमारे पास, उनमें लेंथ, मास और टाइम ये तीनों बेस क्वांटिटीज है ना। इन तीन की पावर्स हमारे पास डायमेंशंस कहलाएंगी। मतलब m की पावर, l की पावर और t की जो पावर होती है ना, वही हमारे पास डायमेंशंस होंगी। हम बोलते हैं डायमेंशंस क्या है? ये पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज, और सारी बेस क्वांटिटीज की पावर नहीं, बेस क्वांटिटीज में इन तीन बेस क्वांटिटीज की पावर, मैस, लेंथ और टाइम, ये जो तीन बेस क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है ना, इन तीन बेस क्वांटिटीज की पावर्स ये कहलाती है डायमेंशंस। अभी तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया ना, ये बातें दो याद रखने। अभी मैंने क्या बात बोली है, अब इसके ऊपर हमने मुकम्मल डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को सीखना है। सारी बात हमने इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए करनी है। अब देखें हम डायमेंशंस को और कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हमारे पास सपोज कहीं पे क्वेश्चन आता है, तो जब भी पेपर के अंदर आपके पास डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इस पे नोट नहीं लिखना, हमने नोट नहीं लिखना होगा, ठीक है। आपको कोई नहीं बोलेगा इस पे आप लोगों क्वेश्चन लिखे और आपने 1 2 3 4 सफे भर लेने हैं इसके कॉन्सेप्ट्स लिख के। नहीं, हमें डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होती हैं और बोला जाता है इसकी डायमेंशन फाइंड करो। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल में बोलता हूं, सपोज मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास एक क्वांटिटी है ये, और ड्राइव क्वांटिटी है ना ये वेलोसिटी, आप इसकी डायमेंशन फाइंड करके दें क्या होगी, तो क्या हम फाइंड कर सकेंगे? उसका क्या तरीका होगा, हम कैसे वेलोसिटी की डायमेंशन को फाइंड करेंगे, ये चीज हमने सीखनी है। और इसी तरह वेलोसिटी के अलावा जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स की बुक के अंदर, चाहे आप 9th क्लास के अंदर जितनी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हो, 10th क्लास के अंदर जितने टॉपिक्स पढ़ते हो, हर टॉपिक के साथ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स भी होती रही है, तो इन सब की डायमेंशंस भी होती हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड करना हो तो उसका क्या तरीका होगा, वो भी आज हम सीखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम फाइंड कर सकेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, तो इस चीज को भी समझते हैं।
तो अब सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम सिर्फ बेस क्वांटिटी की डायमेंशन की बात करेंगे ना, तो उसमें हम बोल देते हैं सबसे पहले हमारे पास मैस है, तो उसकी डायमेंशन हमेशा मैस का फर्स्ट कैपिटल लेटर एम होगा। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन अगर हमने लिखनी है ना, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन मेथड्स को, इन स्टेप्स को ध्यान में रखना है। मैं आपको बोल रहा हूं अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे जैसे ये बेस क्वांटिटी है, अब ये मैस है तो इसका फर्स्ट लेटर एम है ना, तो इसका फर्स्ट कैपिटल लेटर ही इसकी डायमेंशन होगा। मैस की डायमेंशन अगर हमसे कोई पूछे, इसी मैस का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा ना, मैस की स्पेलिंग में इसका जो लेटर है ना, फर्स्ट लेटर, इसको कैपिटल करके लिखें, ये इसकी डायमेंशन होगी। इजी हो गया ना, पहली बात आपने ये सीखनी है। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको बोलूं हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, मैथ्स के बाद हम बोल देते हैं हमारे पास है लेंथ, और आपसे अगर कोई पूछते हैं लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, हम क्या बोलेंगे, इस लेंथ में हम देखेंगे इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एल, इसको कैपिटल करके लिखना है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो लेंथ की डायमेंशन होगी, लेंथ का फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा और वो क्या होगा, एल। और याद रखें एक और बात कि जब भी हम डायमेंशंस को लिखते हैं, ये जरूरी है कि आप हमेशा उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। आप कोई भी डायमेंशन ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर मैथ्स की डायमेंशन लिखोगे तो आपने अकेले एम नहीं लिखना है इसे, तो डायमेंशन कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। लिखने का तरीका ये होता है, जो डायमेंशन हम लिखेंगे इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे ऐसे, तो तब डायमेंशन कंप्लीट होगी। वैसे ही जैसे यहां पे मैंने अब लेंथ की डायमेंशन लिखी, तो लेंथ को एल तो लिखा मैंने, लेकिन साथ में उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज भी कर दिया, तब ये पूरी इस लेंथ की डायमेंशन लिखने वाली है। इसी तरह अगर हम ये बात बोलें कि हमारे पास टाइम है, तो टाइम का फर्स्ट लेटर क्या है, टी, इसको कैपिटल करके लिखें और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो ये हो गई हमारे पास टाइम की डायमेंशन। अब हमारे पास बेस क्वांटिटीज 4 और भी तो हैं, टोटल 7 है ना ये बेस क्वांटिटीज, लेकिन और ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सबकी डायमेंशंस निकली हुई है। लेकिन हमने जिस चीज पे नजर रखनी है ना, हम बेस क्वांटिटीज में सिर्फ मैस पे, लेंथ पे और टाइम पे फोकस करेंगे। इन तीन की डायमेंशंस हमें पता हो क्या होंगी, इन्हीं को यूज करके हम हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन इजीली फाइंड कर लेंगे। सिर्फ आपने क्या याद रखना है, 3 बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस, और कितनी इजी है ये। हर बेस क्वांटिटी की डायमेंशन जो कि मैस, लेंथ और टाइम थी, इनकी डायमेंशंस इनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है आपने, तो ये इनकी डायमेंशंस आ जाएंगी। जैसे हमारे पास मैथ्स की डायमेंशन कैपिटल एम, लेंथ की डायमेंशन ये कैपिटल एल, और यहाँ पे टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद की हमने, तो ये तो हमारे पास निकल के आ गई डायमेंशंस, और किन की, बेस क्वांटिटीज की। और बेस क्वांटिटीज में भी सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज की, मैथ्स की, लेंथ की और टाइम की, और ये ही डायमेंशंस होती हैं। अब चाहे हम फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो हमारे पास, दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी डायमेंशन जब हम निकालेंगे ना, हमने अपना आंसर इन्हीं 3 बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन में ही निकाल के लाना है। बात क्या आपको समझ नहीं आई होगी? अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस को सीखना। अभी हम बारी बारी हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी मैंने किया क्या है। कुछ थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं काम को, तो आप साथ साथ इसको नोट भी करते रहे अपने पास। हर एक फिजिकल क्वांटिटी को टच करेंगे, उसकी डायमेंशन निकालते जाते हैं। शुरू वाली जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग खुद बोलेंगे कि आगे का हम खुद बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमेशा हम अगर थोड़ा सा एक मैं आपको बात समझाऊं, उसको ध्यान में रखें, तो वहां से थोड़ा और इजी हो जाएगा, फिर डायरेक्ट हम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन से चले जाते हैं। अभी मैंने आपको बोला ना कि कोई भी अगर क्वांटिटी हो, उसकी डायमेंशन फाइंड करनी हो हमें, तो हम क्या बोलेंगे, उस क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर उसकी डायमेंशन होगी। ये जैसे मैथ्स था ना, इसका फर्स्ट लेटर, इसी को कैपिटल करें, डायमेंशन। लेंथ थी तो इसकी डायमेंशन एल, अगर टाइम है तो इसकी डायमेंशन टी। अगर मैं आपको ये बात बोल देता हूँ, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, या हम बोल देते हैं हमारे पास डिस्टेंस है, तो जी बताएं क्या होगी डायमेंशन, ये लिख लूं? नहीं, ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अब जो भी हमारे पास क्वांटिटी आएगी, आप उसका फर्स्ट लेटर उठाएं और बोले इसकी डायमेंशन जी, नहीं।
ये सिर्फ स्पेसिफिक है इन तीन के लिए। ये जो डायमेंशन वाला अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, ये नहीं है कि आप कोई भी उठाएं क्वांटिटी और उसका फर्स्ट लेटर उठाएं और बोलते हैं जी ये डायमेंशन है इसकी, जैसे इनकी थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हमने स्पेसिफिक कर लिया किसके लिए, मैथ्स के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। जब भी मैथ्स, लेंथ और टाइम की डायमेंशंस निकालनी होगी, आप इनके लेटर्स फर्स्ट उठाएं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखें, इनकी डायमेंशंस आ जाएंगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, एक क्वांटिटी है ना हमारे पास फोर्स, जैसे मैं बोल देता हूँ, कोई आपसे पूछता है अच्छा फोर्स, अब ये भी तो एक क्वांटिटी है जो कि ड्राइव क्वांटिटी है, ये बेस क्वांटिटीज थी लेकिन ये भी तो एक क्वांटिटी है जो ड्राइव क्वांटिटी में आ रही है। आपसे पूछे इसकी डायमेंशन निकाल के दो, आप ये बोल देंगे क्या हमें तो बताया हुआ था जी सर ने, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर लें तो डायमेंशन हो जाएगी। तो आप ऐसे लिख लेंगे फोर्स को, नहीं क्रॉस। अभी मैंने आपको ये बात समझाई है ना कि ये जो हमारे पास ये जो फर्स्ट लेटर मैंने लिखे हैं ये सिर्फ मैथ्स, लेंथ और टाइम के लिए स्पेसिफिक होंगे, और किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी हुई ये वाला मेथड यूज नहीं कर लेना। इसको हमने स्पेसिफिक रखा हुआ है सिर्फ मैथ्स के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। आपसे कोई पूछे फोर्स की डायमेंशन निकालो तो इसका भी एक तरीका होगा कैसे निकलेगी। आपसे कोई पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन निकालो तो उसका तरीका मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे होगा। आपको कोई पूछते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन निकालो, अभी हम सीखेंगे कैसे निकलेगी। फिर अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालो, कोई पूछते हैं वर्क की डायमेंशन निकालो, कोई पूछता है एनर्जी की डायमेंशन निकालो, कोई पूछता है पावर की डायमेंशन निकालो, कोई बोलता है डेंसिटी की डायमेंशन निकालो, कोई बोलता है एनर्जी की डायमेंशन निकालो, वर्क की डायमेंशन निकालो, टॉर्क की डायमेंशन निकालो। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है कि नहीं है। हर एक की डायमेंशन कैसे निकलेगी, हम कुछ स्टार्ट से सीखते हैं, वो ही मेथड आप यूज करेंगे तो आपके पास चाहे दुनिया की कोई भी क्वांटिटी हो, आप इजीली, बिल्कुल इजीली आप उसकी डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। कैसे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पहले ये वाली बात क्लियर कर दूं। देखें, हमने ये बात बोली थी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आप ऐसे नहीं फाइंड करेंगे जैसे यहाँ पे हमने इनकी डायमेंशन लिखी है। आपको बोले डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन क्या होगी, आप ऐसे डी उठा के लिख लेंगे, नहीं, हम बोलेंगे कि हमने ये काम करना है कि जितनी भी इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी हम देखेंगे वो इनमें से किसके साथ मैच कर रही है। ठीक है, जिनके साथ वो मैच कर रही होंगी उसकी डायमेंशन उठा के इसमें लिख लेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पे मैथ्स की यूनिट तो मीटर नहीं होती, लेंथ की यूनिट, टाइम की यूनिट भी मीटर नहीं होती। इन तीनों में से लेंथ हमारे पास ऐसी यूनिट क्वांटिटी है, ऐसे हमारे पास बेस क्वांटिटी है जिसकी यूनिट मीटर होती है। हम देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है, तो हम ये बात बोल देंगे कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कैपिटल एल होगी। हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एल। क्यों, ये इन तीनों में से इस कैटेगरी में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक तरह से लेंथ तो होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैं बोलता हूँ एक कोई पर्सन है यहाँ से मूव करके एक पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव करके गया, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये एक तरह से लेंथ तो है। हम ये बोल रहे होते हैं ना डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो क्या होती है, मीटर, और इन तीनों में से किसकी यूनिट थी, मीटर, लेंथ की। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट को फिर डायमेंशन को देखेंगे किससे मैच कर रही है, और वो लेंथ से मैच कर रही थी, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बी एल लिखेंगे। अब समझ आ रही है बात की। इसी तरह हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को पहले तो देखेंगे क्या ये डायरेक्ट लेंथ मैच टाइम है, अगर तो है तो फिर तो डायमेंशन लिखने। अगर लेंथ मैच टाइम नहीं है, कोई और चीज आ गई है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी आ गई है, फिर हम देखेंगे क्या ये लेंथ से मैच कर रही है, क्या ये मैथ से मैच कर रहा है इसका कॉन्सेप्ट, क्या इसकी यूनिट टाइम की यूनिट से मैच कर रही है। अगर हमें रिजेम्बलेंस मिल जाती है फिर तो हम उसको कंपेयर करके उस दूसरे की यूनिट डायमेंशन उठा के उसको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को दे देंगे। अगर नहीं तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा देखते जाते हैं हम। देखें, जितनी भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज होती है ना, ड्राइव हो क्या आती है ना हमारे पास बेस क्वांटिटीज से, तो उन सब की बेस ही होंगी मैस, लेंथ और टाइम, इन्हीं को ही हमने यूज करना है। और जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन का आंसर निकल के आएगा ना, याद रखना वो एम, एल और टी नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं अभी निकालना। सबसे पहले हम डायमेंशन निकालना सीखते हैं वेलोसिटी से। ठीक है, वेलोसिटी से शुरू करेंगे। और क्योंकि 9th क्लास में जब हम फिजिक्स की बुक को पढ़ा करते थे, हम फिजिक्स को जिन फिजिकल क्वांटिटीज को स्टार्ट में पढ़ते थे जिनमें ड्राइव क्वांटिटीज थी, सबसे पहले हम वेलोसिटी से स्टार्ट करते थे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, ये बेसिक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी ना। फिर इसी तरह आगे हम वर्क, फिर एनर्जी, पावर, डेंसिटी, सारी जितनी भी हमारे पास
टॉपिक्स आगे चलते थे, सबकी मैथमेटिकल फॉर्म्स, फिर उनकी जो यूनिट्स हुआ करती थी। इसी तरह हम उनसे रिलेटेड आज डायमेंशंस की बात करेंगे। आप देखें, इससे पहले आप डायमेंशंस के बारे में नहीं जानते थे ना। आपसे कोई पूछता था वर्क क्या होता है, आप वर्क के बारे में एक्सप्लेन करके डेफिनेशन बताते थे वर्क की, उसके बाद आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताते थे, फिर उसकी हम यूनिट बता दिया करते थे, बता देते थे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, एक्सप्लेनेशन बता देते थे, एग्जांपल्स दे देते थे, सारा कुछ बताते थे। लेकिन कभी ये क्वेश्चन नहीं होता था हमसे छोटी क्लासेस में, आप इसकी डायमेंशन भी बताएं। डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं सीखा होता। आज हम हर टॉपिक की डायमेंशन को सीख रहे हैं और ये बहुत इजी होगी, इंतहाई इजी है। अच्छा, सिर्फ आपने कुछ स्टेप्स को मेरे साथ सीखना है, मैं कैसे कैसे किस क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल रहा हूँ। और ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में काफी सारी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ऑब्जेक्टिव में खासकर। एक क्वांटिटी लिखी हुई आएगी ना, आपके पास लिखा होगा द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज, नीचे 4 ऑप्शन होंगे और आपने एक जो सिलेक्ट करना होगा कौन सा वाला ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन कौन सी होगी। अगर आपको निकालनी आती है फौरन से आप निकालोगे, देखोगे ऑप्शंस में से किसके साथ मैच कर लेगा, आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी को हम ऐसे लिखेंगे, यहां पे देखेंगे, अगर आपको कोई पूछता है जी वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड करें, तो हम ऐसे इसकी डायमेंशन निकाल लें। यहां पे देखें, मैं बोलता हूं ये हमारे पास इसकी डायमेंशन है, ठीक हो गया? गलत, ये तो नहीं होगी ना। अभी मैंने आपको बोला है ये वाला काम सिर्फ इन 3 के साथ स्पेसिफिक है। मैथ आया तो आप m लिख लेना, लेंथ आया तो n लिख लेना, टाइम आया तो t लिख लेना, वेलोसिटी आया तो v नहीं लिख लेना। इसको किसी और तरीके से हमने इसकी डायमेंशंस को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इन 3 के अलावा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है, सबसे पहले आपने उस फिजिकल क्वांटिटी की मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। जी, आप मुझे बताएंगे वेलोसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, s डिवाइडेड बाय t, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, s डिवाइडेड बाय t होती है ना। अब हम ये काम करेंगे कि देखेंगे ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने लिख लिया क्या, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे ये क्या चीज थी, टाइम। अब तो हमें पता है ना, वेलोसिटी को तो छोड़े, आगे जो इसके पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी उसमें आपने नजर रखनी है। वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय t, और इन दोनों की डायमेंशन हमें पता है। उठाएं, इस फॉर्मूले में पुट करें, आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन निकल के आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या, इसकी डायमेंशन का हमें पता था। हम देखेंगे इन दो में से कौन सी इनमें मैच कर रही है। टाइम तो हमारे पास डायरेक्ट हमें पता है ना, उसकी डायमेंशन कैपिटल टी होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन तीनों में से कहीं भी नहीं था। तो आपने देखना है डिस्प्लेसमेंट इन 3 क्वांटिटीज में किसके साथ मैच कर रहा है। हम बोलेंगे ये क्योंकि इसकी यूनिट मीटर है, यहाँ पे लेंथ की यूनिट भी मीटर है, जिन 2 क्वांटिटीज की यूनिट सेम हो उनकी डायमेंशन सेम होती हैं। ये पॉइंट नोट कर लें, हर वो 2 फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स आपस में सेम हो उनकी डायमेंशन सेम होंगी। अब यहाँ पे हम बोल देंगे क्योंकि इसकी यूनिट मैच कर रही है लेंथ की यूनिट से, तो इस वजह से हम बोल देंगे वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लग जाएगा, लेंथ की डायमेंशन हमने ये लिख लिया, और डिवाइडेड बाय टाइम की जगह पे क्या लग जाएगा, इसकी डायमेंशन कैपिटल T। ये देखा आपने यहाँ पे। अब हम आगे क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखें सब बच्चे, ये हो जाएगा यहाँ इस स्टेप के बाद आगे ये ऊपर आपने ऐसे ही लिखना है L को, ये L को हमने लिखा इसी तरह से। और अब एक और बात मेरी सुन लें, जब भी डायमेंशन फाइंड करनी होगी ना, डायमेंशन का आंसर ऐसे आपने फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। डायमेंशन का आंसर जब भी लिखा जाता है ना, उसे मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो ये नीचे हमारे पास जो भी नंबर होगा ना, इसे ऊपर लेके आना है आपने, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये t ऊपर आएगा तो इसकी पावर नीचे +1 थी, तो ऊपर आके -1 हो जाएगी ना। हम ऐसे बोलेंगे ये वाला t जो नीचे था ये ऊपर आएगा, जब स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस ऊपर आएगा, और साथ में पावर इसकी क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पे हमने साथ में इसकी पावर लिख दी -1। अब हमारे पास एक डायमेंशन ये हो गई, ये इसके साथ जो दूसरी हमारे पास टाइम की निकल के आई, नीचे थी ऊपर ले आए, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास ये निकल के आ गई L t⁻⁻1, ये हमने फाइंड कर ली है वेलोसिटी की डायमेंशन
फाइंड हो चुकी है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L(t⁻⁻1). ये किसकी डायमेंशन थी? वेलोसिटी की। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाली जाए ना, तो जब उसका आंसर आएगा ना, वो आपके पास इन 3 अल्फाबेट के सिवा और कोई भी नहीं होगा उसका आंसर में। आप सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन को देख लें जो मैंने निकाली है। LT है ना, M है या नहीं है उस बात को छोड़ें, लेकिन LT और M के अलावा कोई चौथा लेटर या अल्फाबेट यूज हुए नहीं। अभी तक हमारे पास L और T ही है ना, तो आंसर में हमेशा हमारे पास डायमेंशंस में L, M और T के अलावा कोई भी आंसर में और कोई लेटर नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और बीच में आकर समझ जाना, गलत कर चुके हो आप, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे आप ये चीज नोट करें, फिर उसके बाद हम आगे मुख्तलिफ और फिजिकल क्वांटिटीज लिखते जाते हैं और सबकी बारी बारी डायमेंशंस को फाइंड करते हैं। जी बच्चों, यहाँ पे हमने अभी वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली है। ये हम अभी डायमेंशन निकाल के आए हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L(t⁻⁻1). अब हम आगे मजीद इससे आगे की जो हमारे पास क्वांटिटीज होंगी, जैसे हम बोलते हैं कि वेलोसिटी के बाद हम एक्सेलरेशन की तरफ जाते होते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें फाइंड करनी हो तो उसका क्या तरीका होगा? एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम? आपको मैंने बताया ना, सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करनी हो, आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करनी है हमने, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? v/t, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहां पे हम a = ये थी वेलोसिटी, तो अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन जुबानी याद है तो डायरेक्ट पुट कर लें। अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन याद नहीं है, देखिए कुछ बेसिक क्वांटिटीज की डायमेंशन जुबानी हमने याद रखनी होगी। जैसे हमारे पास वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, फोर्स हो गई, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, इस तरह की हमारे पास जो क्वांटिटीज है ना, इनकी जुबानी याद रख लें, क्योंकि डायरेक्ट आगे मैथमेटिकल फॉर्म्स में यूज होंगी। अगर हमें जुबानी नहीं याद है यहाँ पे वेलोसिटी की डायमेंशन, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसकी डायमेंशन जैसे अभी निकाली थी ना, उस तरीके से निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, फिर इस फार्मूला के अंदर पुट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तो हमें पहले से ही याद है, जैसे अभी हमने फाइंड करके रखी हुई है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लें। b की जगह इसकी डायमेंशन आ जाएगी L(t⁻⁻1) और नीचे क्या था? t, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल T, हमें पता है ना। और फिर हम अब ये नहीं बोलेंगे कि आप इसे फ्रैक्शन में छोड़ कर हमारे पास डायमेंशन आ जाए। अभी मैंने आपको बोला आंसर उस वक्त तक आपने डायमेंशन का फाइनल नहीं करना जब तक कि नीचे भी टर्म ऊपर ना आ जाए। ऊपर ये इसी तरह से लिखा हुआ होगा L(t⁻⁻1), ये हमने उसी तरह से लिखा आगे। अब ये जो हमारे पास नीचे ये t है, ये ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी पावर नीचे +1 के ऊपर आके -1 होगी, और यहाँ पे अब हमारे पास LT, ये आपस में पावर्स ऐड होने के बाद -2 हो जाएगी। अब हमारे पास ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी फाइंड होके आ गई है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L(t⁻⁻2), L(t⁻⁻2) और स्क्वायर ब्रैकेट्स डालनी है साथ में। आपने देख लिया आंसर L और T में ही आ रहा है, अभी तक L और T आ रहा है डायमेंशन में। मैंने वहां पे एक बात लिखी थी अभी पहले, मैंने बोला ये सिर्फ डायमेंशंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ LMT है। आंसर में LMT के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये देखने सिर्फ L और T आ रहा है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन के बाद हम सपोज आप रैंडमली मुझे मैथमेटिकल फॉर्म्स बोले, कोई भी टॉपिक बोले, ठीक है? जैसे हम बोल रहे थे, हम फोर्स पे चले जाते हैं। फोर्स की अगर डायमेंशन फाइंड करनी हो तो डायरेक्ट तो हमें नहीं पता ना हम इसको कैपिटल F लिख सकते हैं। तो अगर m मास, लेंथ और टाइम के अलावा कोई भी क्वांटिटी होगी तो सबसे पहले हमने क्या करना है? उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। जैसे अभी वेलोसिटी की निकाली मैथमेटिकल फॉर्म से निकाली, एक्सेलरेशन की निकाली इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से निकाली। अभी अगर हमारे पास फोर्स आ गई है तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो हमारे पास फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म बनती है वो होती है F = ma। तो मैथमेटिकल फॉर्म लिख ली ना, अब इजीली फोर्स की डायमेंशन फाइंड हो जाएगी। F पीछे उसी तरह से रहेगा, आगे आप डायमेंशंस पुट कर लें। ये था मास और ये एक्सेलरेशन। मास की तो डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल M।
हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, कैपिटल एम, और आगे एक्सेलरेशन। तो तब मैंने अभी आपको ये बात बोली थी कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इस तरह की क्वांटिटीज की डायमेंशन सुबह याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूलास के अंदर, मैथमेटिकल फॉर्म्स के अंदर यूज होती हैं। अगर तो हमें नहीं याद ना, तो हमें यहां से निकालनी पड़ेगी पहले एक्सेलरेशन की डायमेंशन, पीछे जाना पड़ेगा। अगर याद है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, यहां से आप डायरेक्ट, अगर आपको जुबानी याद थी तो आप यहां पे पुट कर लेंगे एक्सेलरेशन की जगह उसकी डायमेंशन, और ये हो जाएगी lt⁻²। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। अब ये हो जाएगा mlt⁻², ये हो गई फोर्स की डायमेंशन, निकल के आ गई फोर्स की डायमेंशन। कितना इजी था। अब इस डायमेंशन में एम, एल और टी के अलावा चौथा कोई लेटर यूज नहीं हो रहा। डायमेंशंस को हमने शुरू में एक ही वर्ड से एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला कि एम, एल, टी होती हैं, बस बाकी बातों को आप छोड़ें। अगर निकालनी पड़ गई तो आंसर किस में आए, एम, एल और टी में। ये तरीके हैं हमारे पास डायमेंशन सीखने के और निकालने के। जो भी क्वांटिटी होगी मैथमेटिकल फॉर्म लगाएं, इजीली आप डायमेंशंस निकाल के लेंगे। अगर हम अब ऐसे बोल देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि नई एक क्वांटिटी में यूज करता हूँ, जैसे कि वर्क। हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं जी, वर्क की डायमेंशन फाइंड करें, तो क्या करेंगे हम, कैपिटल डब्ल्यू लिख लूं? नहीं, हम देखेंगे ये ना तो मैथ्स में आ रहा है वर्क, ना हम इसको लेंथ की कैटेगरी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना हम इसको टाइम के साथ जोड़ सकते हैं, ये तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। आप डायरेक्ट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे जाओगे और ये होती है F.D, यही मैथमेटिकल फॉर्म होगी वर्क की। अब आगे हम ऐसे करेंगे, यहां पे W इक्वल टू ये फोर्स, और यहाँ पे ये क्या चीज है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों की डायमेंशंस पुट करें, वर्क की डायमेंशन निकल के आ जाएगी। फोर्स की डायमेंशन हमें जुबानी याद होनी चाहिए, वही बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, फोर्स, एनर्जी, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन जुबानी याद हो। अगर नहीं याद ना आपको पहले फोर्स की निकालनी पड़ेगी और फिर यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। अगर जुबानी याद है तो हमें पता है ना फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mn(t⁻²), यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेंगे, हो गया mn(t⁻²), ये हमने फोर्स की जगह पे पुट कर ली फोर्स की डायमेंशन। आगे ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे किससे मैच करते हैं, मास, लेंथ और टाइम में। ये हमारे पास लेंथ से मैच करते हैं, और लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल। अब इन सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करें। वर्क की जो डायमेंशन हमारे पास बन के आएगी वो होगी ml² और t⁻², ये हो गई वर्क की डायमेंशन। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सपोज अगर न्यूमेरिकल या हमारे पास ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव आ गया, लिखा हुआ होगा द डायमेंशन ऑफ वर्क इज, नीचे 4 डायमेंशंस लिखी हुई होंगी, उनमें से आपने इस वाली डायमेंशन पे टिक करना है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, अपने पास निकालोगे ना पहले रफ वर्क में, फिर आप देखोगे हाँ कौन सा ऑप्शन है, उस पे आप टिक कर लोगे। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 2, 3 या 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे जो डायमेंशन से रिलेटेड होंगे अभी बोर्ड के पेपर में। इसी तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिकल फॉर्म्स आएंगे और बोला जाएगा इनकी डायमेंशंस फाइंड करें। इस तरह से आपके पास टॉपिक्स लिखे रहेंगे, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क वगैरह, इनकी डायमेंशंस फाइंड करें। तो कितना इजी है, आपने सिर्फ उनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स लिखनी है और डायमेंशंस निकल के आ जाएंगी, बहुत इजी है। अभी एक बात और सुने, अभी मैं ऐसे करता हूं कि हमारे पास एक और क्वांटिटी है, जैसे मैं बोल देता हूं सपोज टॉर्क। अब टॉर्क की डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो टॉर्क की डायमेंशन जुबानी डायरेक्ट तो हम नहीं लिख सकते ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, टॉ इक्वल टू r क्रॉस f, टॉ इक्वल टू r क्रॉस f। तो हम r को क्या बोलेंगे, r क्या चीज होती है, r रेडियस है ना, और रेडियस हमें पता है एक लेंथ होती है, रेडियस की यूनिट भी तो मीटर ही होती है, तो हम r को l से ही रिप्लेस करेंगे। तो r की डायमेंशन क्या लिखनी होगी, कैपिटल L। हम देखेंगे किससे मैच करती है, LMT में से, LMT में से किससे मैच कर रही थी, लेंथ से मैच कर रही थी r की रेडियस है, लेंथ है, तो r की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। आगे हमारे पास f है ना। अब आपको जुबानी याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट करेंगे। अगर नहीं याद आपको जुबानी तो देखिए मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, पहले आपको पीछे दोबारा रफ वर्क करना पड़ेगा, फोर्स की डायमेंशन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। इसलिए ना जुबानी याद रखें। आप यहाँ पे फोर्स की जब डायमेंशन यहाँ पे पुट करोगे तो ये होती है हमारे पास ml(t⁻²). अब हम जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो जाएगा ml²t⁻⁻2 जी। अब आप मुझे बताएं, बोर्ड पे देखें, सब यहाँ पे जब आप देखते हो ना कि टॉर्क की डायमेंशन और देखें पूरे बोर्ड पे टॉर्क की डायमेंशन किसकी डायमेंशन से मैच कर रही है? वर्क की डायमेंशन से। अब क्या ये पॉसिबल है कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो जाए? अब हमारे पास एक वर्क है ना, इसकी डायमेंशन को देखें, और ये हमारे पास टॉर्क है, इसकी डायमेंशन को देखें, एक जैसी डायमेंशंस निकल के आ चुकी हैं, ml²t⁻⁻2 एक जैसी डायमेंशंस आ चुकी हैं। तो हाँ, एक सूरत में पॉसिबल होता है ये उस वक्त जब दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम हो तो उनकी डायमेंशंस भी सेम होती हैं। अब देखिए वर्क की यूनिट क्या होगी, यहां से आप निकालें फोर्स न्यूटन और साथ में डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा? मीटर। वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर हुई, यहाँ पे टॉर्क ये न्यूटन और ये तो मीटर ही होगी ना, रेडियस, तो आप देखिए ये भी क्या होगी? न्यूटन मीटर। तो हम जब देखते हैं कि वर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर है, टॉर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर है, दो है तो ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन इनकी यूनिट सेम होने की वजह से इनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी। ये पॉइंट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अगर दो ऐसी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट सेम है तो याद रखें उनकी डायमेंशंस भी हमेशा क्या होंगी? सेम होंगी। समझ आ रही है ना बात? अगर हम ऐसे बोलते हैं, सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट ही नहीं है, क्या उसकी डायमेंशन होगी? जैसे हम अगर ऐसे बोल देते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमारे पास है जी स्ट्रेन। आपको पता है ना स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेस और स्ट्रेन की जब हम बात, स्ट्रेस का था फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन का फार्मूला होता है ना। तो अब जब हम यहाँ पे डायमेंशंस लिखेंगे इनकी, तो हम बोलते हैं स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। आप इसकी रीजन क्या दोगे? क्यों? जब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हैं ना, तो ये हमारे पास रेशो होती है टू सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान में, मतलब इसकी यूनिट भी मीटर ही है और इसकी यूनिट भी मीटर ही है, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जब यूनिट ही कोई नहीं है तो याद रखें जिसकी कोई यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन नहीं होगी फिर, तो स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर यहाँ पे डायमेंशंस पुट करेंगे ना कैंसिल हो जाएंगी। आप देखें लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? l, और नीचे मैथमेटिकल फॉर्म में l, ये कैंसिल, डायमेंशन ही नहीं बची, नो डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इनकी यूनिट्स नहीं है। तो हमेशा अगर दो ऐसी क्वांटिटीज हो जो कि हमारे पास रेशो में हो, सिमिलर क्वांटिटीज हो, तो उनकी हमेशा कोई डायमेंशन नहीं होगी। जैसे हमारे पास स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन हमारे पास क्या है? डायमेंशन लेस है। लेकिन अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कोई यूनिट ना हो लेकिन ऐसा यूनिट हो तो क्या फिर उसकी डायमेंशन होगी कोई? अब देखिए ना, हम ऐसे बोल देते हैं कि यूनिट है भी लेकिन फिर भी डायमेंशन नहीं है। अभी तो हमने ये देखा ना, अगर एक क्वांटिटी है जिसकी यूनिट ही कोई नहीं है तो उसकी डायमेंशन ही कोई नहीं है। लेकिन अभी मैं आपके पास एक बात आपको बताता हूँ। हम जैसे ये बोलते थे रेडियन, अगर हमने फाइंड करना हो ना एंगल रेडियन, थीटा किसके बराबर होता था? S/r के, ऐसे नहीं होता था? तो अब यहाँ पे देखें, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो आपके पास दोनों की यूनिट्स मीटर मीटर ही कैंसिल। तो अब तो यहाँ पे इसकी यूनिट तो नहीं है ना, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। लेकिन आपको पता है इसकी ऐसे यूनिट थी रेडियन। अभी हमने ये चीज पढ़ी थी, थीटा क्या था? ये रेडियन था। कल हमने रेडियन और स्टेयर रेडियंस पढ़े थे, तो उसमें थीटा को हमने बोला था ये जो एंगल सर्कल के सेंटर में बन रहा होता है ये असल में रेडियन होता है। तो इसकी यूनिट थी ना रेडियन, तो यूनिट है भी लेकिन डायमेंशन नहीं है, ये भी हमने देख लिया। अभी इधर तो यूनिट थी नहीं तो डायमेंशन नहीं थी, लेकिन इधर यूनिट ऐसा यूनिट तो है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म से यूनिट नहीं मिली लेकिन ऐसा यूनिट तो है, फिर भी डायमेंशन नहीं है। तो हमको देखना पड़ेगा कंडीशन कौन सी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं बार बार। अब आगे मजीद हम कुछ ऐसे ही क्वांटिटीज को लिखते हैं। ये आपने देखा सबने के, हम अभी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसके बाद फोर्स, फिर वर्क और आगे टॉर्क वगैरह तक मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस अभी फाइंड करते रहे। आगे हम थोड़ा सा और आगे कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस को फाइंड करते हैं।
अभी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, बार बार मुख्तलिफ टॉपिक्स और फिजिकल क्वांटिटीज की मैथमेटिकल फॉर्म्स को यूज करके ना डायमेंशंस निकालते जाओगे, आप देखते जाओगे, मुझे देख के ना आपको सारा आ जाएगा काम। मेरे काम को देख के समझ के बार बार यहाँ पे आप बोर्ड पे देखोगे ना मैं डायमेंशंस कैसे निकाल रहा हूँ, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है 1 से 2 बार, उसके बाद आपको सारा काम आ जाएगा। अच्छा, टॉर्क और स्ट्रेन और हम रेडियन तक सारा कर चुके हैं कैसे डायमेंशन होती है। सपोज हम ऐसे बोलते हैं जी एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जैसे पावर, हम बोले जी कोई के पावर की डायमेंशन निकाल के बताएं क्या होगी, तो हम इसका फर्स्ट कैपिटल लेटर P नहीं लिखेंगे ना, स्टार्ट में आपको बताया था वो मास, लेंथ और टाइम के लिए ही होगा। तो क्या पावर मास से मैच हो रही है? नहीं। क्या पावर लेंथ से मैच हो रही है? नहीं। क्या पावर टाइम से मैच हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट इन तीनों में किसी से मैच नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यूज करें, और ये होता है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर की मैथमेटिकल फॉर्म होती है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और ये जरूरी चीज है, जिस बच्चे को फिजिकल क्वांटिटीज की मैथमेटिकल फॉर्म्स याद नहीं है वो डायमेंशंस नहीं फाइंड कर सकता कभी भी, फिर वो रट ले जुबान किसकी कौन सी होती है, और रटी हुई चीज फिर हमेशा याद नहीं रहेगी, भूल जाओगे। कल को जिंदगी में कहीं पे भी आप अगर भूल गए तो आप फाइंड तो कर सके ना, वो उसी वक्त फाइंड कर सकोगे जब आपको मैथमेटिकल फॉर्म याद हो। इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर फाइंड करनी पड़ गई हमें तो उसी वक्त होगी जब उस फिजिकल क्वांटिटी की मैथमेटिकल फॉर्म हमें पता होगी। जैसे पावर थी ना, इसकी डायमेंशन सपोज किसी को अगर जुबानी नहीं याद तो क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म लिखने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ये वर्क है और ये हमारे पास टाइम है, इनकी डायमेंशन हमने पहले से याद क्यों नहीं? अभी मैंने आपको बताया अच्छा होगा कि आप वर्क की जुबानी याद रखने डायमेंशन। तो इधर भी अभी हमने फाइंड करके रखी हुई थी, ये थी ml² t पावर -2, और नीचे हमारे पास t है ना, तो इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल T। आप इसको ऊपर ले जाएं यहाँ पे, और पावर की डायमेंशन बन जाएगी ml² t पावर -2, और साथ में ये हमारे पास क्या आ जाएगा t पावर -1, क्या हो जाएगा t पावर -1। अब इन दो की बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी, और पावर की जो डायमेंशन बन के आ जाएगी वो ml², और t की पावर क्या हो जाएगी, t की पावर क्या हो जाएगी -3 -2 -1 और -3, ठीक है। ये हमारे पास पावर की डायमेंशन निकल के आ जाएगी, ये होगी पावर की डायमेंशन जी। इसी तरह हम आगे मुख्तलिफ और हमारे पास क्वांटिटीज हो तो हम आसानी से सबकी डायमेंशंस को फाइंड करते रहेंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। आगे हम इस कोड को रेज करते हैं और थोड़ी सी और फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को फाइंड करते हैं, और फिर मैं आखिर में आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखें, हम सपोज के ऐसे बोल देते हैं कि हमारे पास एक टॉपिक है और वो होता है डेंसिटी। क्या चीज होती है? डेंसिटी। अब डेंसिटी हमें पता है ना, ये बराबर होती है रो इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास हमारे पास होता है कैपिटल M, इसकी डायमेंशन लिखी। वॉल्यूम क्या चीज होती है? अब वॉल्यूम को हमें देखना पड़ेगा क्या चीज होती है। अब वॉल्यूम को हम ऐसे बोलते हैं ना, ये बराबर होती है लेंथ विड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ की यूनिट मीटर, विड्थ की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट मीटर, सब की यूनिट्स मीटर, तो सारे के सारे एल हो गए। तो इस तरह से हमारे पास L³ होगी इसकी जो डायमेंशन बन के आ रही है वो L³ आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये हो गया L³। अब ऊपर लेके जाए इसे तो ये हो जाएगा ml का पावर -3 की, और इसके साथ आगे आपने इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, और जो हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशन बन के आ गई वो हमारे पास होगी ml पावर -3, और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लेंगे। तो कितना इजी हो जाता है। सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म्स लगाएं, बाकी शुरू वाली कुछ याद रखना, वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की, फोर्स की, वर्क की, एनर्जी की, तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। अब एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी की अगर हमने डायमेंशन फाइंड करनी हो तो कैसे निकलेगी? एनर्जी की डायमेंशन अभी निकालते हैं हम। एनर्जी होती है हमारे पास, अच्छा एक तो एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ना। फिर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स की बात करते हैं तो वो हमें कहाँ पे मिलती है? काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म्स है ना। हम बोलेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पहले इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, ½ mv²।
तो ये mass ये क्या है v, velocity है ना। तो अब एक बात याद रखनी है कि कांस्टेंट नंबर आता है ना अगर किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म में, तो वो डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। आप इसे बेशक लिखते रहे लेकिन इसे डायमेंशन में काउंट नहीं करना है। अब मैं आपको बता दूं कैसे। ये हो गई काइनेटिक की एनर्जी इक्वल टू हाफ। अब ये मास है ना, तो आपने इसे कैपिटल M लिखा इसकी जगह पे, आगे क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी l t पावर -1, शुरू में निकाली थी, ठीक है, जुबान याद होनी चाहिए, l t पावर -1। इसका क्या आएगा ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर लिया। आगे हम बोलेंगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होगी हाफ, आगे m l स्क्वायर t पावर -2, ये हमारे पास आ गई डायमेंशन। यही आंसर आएगा ना काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन का। अब हाफ भी बीच में आ रहा है लेकिन ये डायमेंशन में काउंट नहीं होगा, ये लिखने में लिखने होगा लेकिन डायमेंशन यही होगी ml² t पावर -2। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये वाली डायमेंशन ml² t पावर -2 पहले हमने कहीं किसी की निकाली थी, किसकी थी ये, टॉर्क की, और किसकी थी, वर्क की थी। वर्क की भी तो यही डायमेंशन थी ना ml² t पावर -2। अब इन दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्यों सेम हुई है, क्यों इनकी SI यूनिट सब सेम हो गई है। यहाँ पे वर्क यूनिट क्या होती है जूल, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। अच्छा ये आप नोट करें यहाँ तक, और उसके बाद फिर आगे हम फिर कुछ और बातें करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आगे देखते हैं डायमेंशंस को। कुछ यहाँ पे मेरे बोर्ड पे ये पोटेंशियल एनर्जी की अभी हमने डायमेंशन निकालनी है, इसको देख लेते हैं कैसे निकलेगी, और फिर मोमेंटम की डायमेंशन को फाइंड करते हैं। इस तरह से कुछ हमारे पास जितनी भी अभी तक डायमेंशन हमने फाइंड करके आपको दिखाई है, और सारी की सारी एक जगह पे हमने लिख ली है। तो आगे हम अब जब पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म होती है mgh, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और डायमेंशन यहां से ही निकालनी होगी ना हमने। तो ये हो गया m, तो मास है हमारे पास, मास की डायमेंशन हमें पता होता है, इसी तरह से कैपिटल M लिख लेंगे। और ये जो g है ना, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो g को रिप्लेस करेंगे a से। तो a हमारे पास उसकी डायमेंशन क्या थी lt पावर -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी lt पावर -2। और ये h क्या है, ये हमारे पास हाइट क्या होती है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट इसे बोले, लेंथ ही बोल रहे हैं ना, तो हम क्या बोल देंगे ये हमारे पास l है। तो इन सब की जो डायमेंशन बन के आएगी आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया ml², l से मल्टीप्लाई हो गया l² और t पावर -2। ये देखें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आ गई है। अब यही तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशन थी, तो क्यों इस एनर्जी की और इस एनर्जी की डायमेंशंस आपस में सेम है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस क्यों आपस में सेम है, क्यों इनकी यूनिट सेम है। ये भी तो एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी थी, ये इसकी यूनिट भी जूल है और काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल थी, वर्क की यूनिट भी जूल है, टॉर्क की भी न्यूटन मीटर ही थी। तो इन सब की आपस में डायमेंशन सेम है, याद रखें, एनर्जी की, वर्क की, टॉर्क की, एनर्जी की, दोनों फॉर्म की, हर एक की, इन सब की आपस में डायमेंशंस क्या है, सेम है, क्योंकि इनकी यूनिट सेम होने की वजह से। हर वो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट सेम होंगी उनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। ये भी हमने देख लिया। आगे नीचे हम मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। हमें पता है ये बराबर होता है mv के, मैथमेटिकल फॉर्म यूज की। अब हम यहाँ पे इसकी डायमेंशन को m को हम कैपिटल M ऐसे लिख लेंगे, और आगे ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी lt पावर -1। ये हमने वेलोसिटी की डायमेंशन ये यहाँ पे फाइंड करके रखी हुई, उठाई यहाँ पे आपने वेलोसिटी की जगह पुट की, और ये हो जाएगी mlt पावर -1। तो ये हो गया हमारे पास मोमेंटम की भी ये डायमेंशन फाइंड होके आ गई है। तो मुख्तलिफ हमने यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज थी, बारी बारी बच्चों अपने यहाँ पे देखा कि जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी सबकी इसी वीडियो के अंदर हमने फाइंड की डायमेंशंस को, और सारी कैलकुलेट करके भी रख ली है। लेकिन अब मेरी एक बात याद रखनी है, सुननी है बात। अब ये जितने भी हम डायमेंशंस फाइंड करते रहे ना, असल में हम इनको डायमेंशंस नहीं बोलेंगे। कोई भी अगर हमसे पूछते हैं ना वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, आप ये नहीं बोल सकते उसे कि lt पावर -1, या आप ऐसे नहीं बोलेंगे एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये होती है lt पावर -2। आपसे पूछते हैं मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, आपसे फाइंड करके ये आंसर नहीं देंगे, ये होती है mlt पावर -1। ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फाइंड ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हमने डायमेंशंस को फाइंड ऐसे ही करने हैं, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अब हम बोलेंगे हर डायमेंशन के अंदर आपके पास mlt के अलावा कुछ भी यूज नहीं हुआ,
एल टी एम एल टी एम एल टी एम एल टी एम एल टी। जितनी भी आपने स्टार्ट में आपको ये बात बताई थी ना, डायमेंशन सिर्फ एम एल टी है। तो जितनी भी हमने फाइंड की तो सब में आपने देख लिया एम एल टी के अलावा कुछ नहीं आ रहा। अगर कुछ आया तो डायमेंशन करेक्ट नहीं है। लेकिन एम एल और टी खुद क्या चीज है? ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ और टाइम। हम डायमेंशन को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ये पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज होती हैं, पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब आप यहाँ पे हैं वापस, ये बेस क्वांटिटी थी, ये भी बेस क्वांटिटी थी। इनके ऊपर ये जो पावर्स है ना, ये सारी की सारी, ये हमारे पास डायमेंशंस होंगी। ये तो हमारे पास लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं। एम तो मास का सिंबल है, लेंथ का सिंबल तो एल हम यूज करते हैं, एल तो वो लेंथ का सिंबल है। टाइम के लिए जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल टी आप नहीं बोलेंगे उसको इस तरह से, वो तो उसको रिप्रेजेंट हम कैपिटल टी से करेंगे, सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो लेटर्स है ना सिंपल, ये तो लेटर्स है एम एल और टी, डायमेंशंस नहीं होंगी। अब डायमेंशंस कैसे आप लिखेंगे, यहीं से आप वापस देखेंगे, अब आपको पता चल जाएगा डायमेंशन क्या होगी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? एल की पावर क्या है? सबसे पहले एम की पावर 0, उसके बाद एल की पावर क्या है जिसकी पावर कोई नहीं होती 1, और टी की पावर क्या है? यहाँ पे टी की पावर क्या है? -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी 0 1 -1। सबसे पहले ऐसे आप लिखेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? 0 1 -1। अब मैंने यहाँ पे m की पावर 0 क्यों लिखा जबकि यहाँ पे m था ही नहीं? इस वजह से जिस नंबर की पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है। इधर m नहीं है तो 1 है, समझे आप? जिस नंबर की भी पावर 0 होती है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसकी पावर 0 मतलब 1, तो बाकी तो पूरी चीज बची हुई है ना यहाँ पे। तो जो मिसिंग होगा ना m एंड t में से, जो हमारे पास बेस क्वांटिटी मिस होगी ना, उसकी जगह आपने उस बेस क्वांटिटी को लिख के उसकी पावर 0 लेनी है। और तरतीब क्या रखनी है? सबसे पहले m लिखना है, उसके बाद l, उसके बाद t। तो मतलब ये 0 1 -1 हो। ये ना हो कि आप l को पहले लिखने, m को बाद में लिखे और 1 0 -1 लिखने, ऐसे ना हो जाए। तरतीब आपके पास क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले m की पावर लिखोगे, उसके बाद l वाली पावर लिखोगे, उसके बाद t वाली पावर लिखोगे। और ये इनकी पावर्स उठाएं, नीचे लिखे वेलोसिटी की डायमेंशन l की पावर -1 नहीं होती, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है 0 1 -1। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? देखें यहाँ पे इधर m नहीं है ना, तो m की पावर क्या होगी? 0, और l की पावर क्या होगी? 1, t की पावर -2। ये हमारे पास आ गई 0 1 -2। ये होती है डायमेंशन किसकी? एक्सेलरेशन की। अब आगे हम आते हैं फोर्स की डायमेंशन को, देखते हैं क्या होगी। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास आ गई m की पावर भी 1, l की पावर भी 1, और t की पावर क्या हो जाएगी? -2। तो फोर्स की डायमेंशन होगी 1 1 -2। आपने असल में डायमेंशन को ऐसे एक्सप्लेन करना है, बेस क्वांटिटीज की पावर होती है, बस पहले ये निकालनी तो आए हमें, फिर उसके बाद इनकी पावर्स भी निकल आती है। अब आगे हम जब वर्क की डायमेंशन फाइंड करेंगे तो बेस क्वांटिटीज की पावर उठाएंगे, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। वर्क की डायमेंशन होती है 1 2 -2। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? 1 2 -2। इसी तरह से आगे हम उसके बाद एनर्जी की निकाली हुई थी हमने, तो वो भी क्या हो जाएगी? 1 2 -2। जब डेंसिटी की डायमेंशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये थी 1, ठीक है। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी? सॉरी, m की पावर यहाँ पे आ गई 1, m के बाद किसको लिखते होते हैं? l। ये होगी -3, और t लिखना है ना, t है नहीं तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? 0। तो डेंसिटी की डायमेंशन 1 -3 0 होगी, समझ गए? अब आखिर में हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम है, तो 1 1 -1। मोमेंटम हमारे पास इसकी जो डायमेंशन होगी 1 1 और -1। अब ये होती है असल में डायमेंशंस। पहले तो निकालनी है, निकाल के फिर आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना कि डायमेंशंस है। निकालने का तरीका था ये जो मैं अभी तक आपको पूरा पीछे बताता रहा हूँ ना, पहले हम निकाल तो सकें कैसी होती है। जब निकल आई साथ में आपने जब जैसे जैसे निकालते जाओगे ना उनकी डायमेंशंस, अभी सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपने जब निकालोगे ना इसकी डायमेंशन यहां तक करने के बाद, इधर तक लिखने के बाद, फिर साथ में इनकी पावर्स इधर से लिख लेनी है। ये असल में इनकी पावर्स, ये वाली पावर्स, ये डायमेंशंस कहलाती हैं। ये भी लिखो तो ठीक ही है, लेकिन अच्छा एक्सप्लेन आप ऐसे करोगे डायमेंशंस को कि ये पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज होती हैं और कुछ नहीं है। और बेस क्वांटिटीज में m एंड t के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए।
और जब इनकी पावर्स लिखोगे तो अरेंज आप सबसे पहले m n और आखिर में t की पावर लिखोगे। इस तरह से आप इनकी पावर्स को लिखना है और आप आसानी से डायमेंशंस को फाइंड कर लेते हो और उनकी पावर्स को भी लिख लेते होते हैं हम। अब आखिरी बात आप सुने और फिर हम बात को खत्म करते हैं। सुने, देखिए डायमेंशंस को यूज किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि कोई भी इक्वेशन क्या करेक्ट है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाली जाती है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाली जाती है। अगर तो किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम हो जाए तो हम बोलते हैं ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और किसी भी इक्वेशन को हम अप्रूव करते ही नहीं है, वो आपकी फिजिक्स की बुक में होगी नहीं जो डायमेंशनली अनकरेक्ट होगी, जो करेक्ट नहीं होगी। तो हमारे पास हर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है। ये क्वेश्चन भी आता होता है हमारे पास कि कोई भी इक्वेशन आप प्रूव करने के लिए बोले जाते हैं कि प्रूव करें कि ये हमारे पास इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आपको मैं एक टास्क देता हूँ, छोटा सा होमवर्क देता हूँ, ये आप लोगों ने करके लाना है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने ये काम करना है आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस जो 9th क्लास में हम पढ़ते थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको हमने प्रूव करना है कि क्या ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये आप होमवर्क करेंगे, ये आप लोगों के लिए आपका अपना काम होगा। जितने भी बच्चे मुझे वीडियो में देख रहे हैं, आप सब इन तीनों इक्वेशंस की डायमेंशंस को फाइंड करें और देखें ये तीनों इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है क्या, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से इक्वल आ रही है। अगर तो आप ये फाइंड करने में कामयाब हो जाते हो तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने डायमेंशंस को अच्छा सीख लिया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में मुझसे आप इनको प्रूफ भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप सब बच्चों को अच्छा आ गया होगा। फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह